तो बच्चों, हम पाठ 2 पढ़ रहे थे विज्ञान में, और भोजन के घटकों के बारे में, संतुलित आहार के बारे में हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा था कि भोजन में, आहार में यदि कोई भी पोषक पदार्थ कम मात्रा में रह जाता है तो कुछ रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ अभावजन्य रोगों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभावजन्य रोग कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो ध्यान रखिए कि यदि किसी भी पोषक पदार्थ की आहार में लंबे समय तक कमी रहती है तो उस कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी पोषक पदार्थ लंबे समय तक किसी व्यक्ति के आहार में अनुपस्थित रहता है, उसकी कमी रहती है, तो उस व्यक्ति को अभावजन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों कि मुख्य जो पोषक पदार्थ हैं उनकी कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो प्रोटीन की यदि कमी रहती है, हम जानते हैं कि प्रोटीन का एक मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन सबको हम देखते हैं बच्चों। तो वृद्धि का अवरुद्ध होना यानी वृद्धि का रुक जाना। तो कुछ बच्चों में यदि प्रोटीन सही मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, उनको भोजन में प्रोटीन की मात्रा सही नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में उनकी वृद्धि रुक सकती है या अवरुद्ध हो सकती है। इसके अलावा चेहरे पर सूजन भी आ सकती है। बालों के रंग का उड़ना भी प्रोटीन की कमी से हो सकता है। उसके अलावा त्वचा की अलग अलग बीमारियां, आपकी त्वचा भी ग्रसित हो सकती है प्रोटीन की कमी के कारण। और एक रोग बताया जाता है पेचिश। ये सभी अलग अलग बीमारियां, अलग अलग रोग किसकी कमी से हो सकते हैं? प्रोटीन की कमी से हो सकते हैं। तो बच्चों, प्रोटीन एक मुख्य पोषक पदार्थ है और आपको इसे भरपूर मात्रा में, उचित मात्रा में लेना ही चाहिए। उसके अलावा बच्चों, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी लंबे समय तक होती है, कौन कौन से पदार्थ? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। यदि दोनों पदार्थ किसी के आहार में लंबे समय तक कम मात्रा में हैं या अनुपस्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। तो बच्चों, ध्यान रखो कि यदि आपकी आयु में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट आप अच्छे से अपने आहार में शामिल नहीं करते, तो इसका विपरीत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपकी वृद्धि की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। तो आप सभी अच्छे बच्चे, मुझे आशा है कि आप इस बात को समझते हैं और सभी पोषक पदार्थों को भरपूर मात्रा में, सही मात्रा में भोजन में शामिल करते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे कुछ मुख्य विटामिन तथा खनिज की कमी से होने वाले रोगों की। तो ये मुख्य रोग हैं जो अलग अलग विटामिन या अलग अलग खनिज की कमी से होते हैं। तो पहला विटामिन जिसकी हम बात करेंगे वो है विटामिन ए। बच्चों, विटामिन ए का कार्य हमारी जो दृष्टि की क्षमता है उसको बनाए रखना होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्षीणता या दृष्टिहीनता यानी देखने की क्षमता में कमी या देखने की क्षमता, दृश्य क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों, रोग का नाम है क्षीणता या दृष्टिहीनता। और इसमें क्या समस्या होती है? हम यही बात कर रहे थे कि ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता है।
तो इनकी दृष्टि कमज़ोर हो सकती है और ख़ासकर अंधेरे में रात के दौरान कोई भी चीज़ आसानी से नहीं दिखती है या कम दिखाई देती है और कई बार विटामिन ए की कमी के कारण दिखाई देना बिल्कुल बंद भी हो जाता है। बच्चों, अगला विटामिन है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं बेरी बेरी। बच्चों, याद रखिएगा कि विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। इस रोग की जो मुख्य चिन्ह हैं उनकी हम बात करते हैं तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी ऐसे लोग जो भोजन में विटामिन बी 1 को ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनको बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, जिसके कारण उनकी पेशियां बहुत दुर्बल हो जाती हैं और क्योंकि पेशियां दुर्बल हो जाती हैं तो किसी भी कार्य को करने में उन्हें समस्या आती है, तो काम करने की ऊर्जा उनमें कुछ कम हो जाती है। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला विटामिन जिसकी हमें बात करनी है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो अभावजन्य रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग में क्या समस्या होती है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि इस रोग के मुख्य लक्षण या चिन्ह हैं मसूड़ों से खून का निकलना और घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना। तो ऐसे लोगों के मसूड़े और होठ आदि अक्सर फटे रहते हैं और उनमें घाव हो जाते हैं और वो घाव जल्दी से नहीं भर पाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की जब हमने बात की थी हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा विटामिन है जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कहलाता है रिकेट्स। याद रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न होता है और ये जो रोग है इसके मुख्य लक्षण आप समझिए कि इसके लक्षण हड्डियों से ही संबंधित होंगे। तो अस्थियों या हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। रिकेट्स यदि किसी बालक में हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण तो उसकी हड्डियां या उसकी अस्थियां मुड़ जाती हैं, वो मजबूत नहीं रहती हैं, मुलायम होने के कारण मुड़ जाती हैं। उसके बाद बच्चों एक मुख्य खनिज लवण है कैल्शियम और कैल्शियम भी हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के लिए बहुत महत्व रखता है। ये बात हमने जब कार्य को पढ़ा था तब की थी। तो बच्चों, यदि कैल्शियम भोजन में कम होता है अभावजन्य रोग जो उत्पन्न हो सकता है वो है अस्थियों का क्षय तथा दंत क्षय, यानी हड्डियों और दांतों का क्षय हो सकता है। तो कमजोर अस्थियां और दांतों की कमजोरी, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, दांतों का टूटना या टूट टूट के निकलना, ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन भी एक महत्वपूर्ण प्रकार का खनिज लवण है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है घेंगा या गोइटर रोग। बच्चों ज़रूर याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर नामक रोग होता है। इस रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो इस रोग में गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जो ये वाला हिस्सा है ये फूल करके मोटा हो जाता है और बच्चों में यदि ये कमी होती है, बच्चों में आयोडीन की कमी के कारण मानसिक विकलांगता भी उत्पन्न हो सकती है, यानी उनकी सोचने समझने की क्षमता भी कम विकसित हो पाती है। आखिर में बच्चों बात करते हैं लोहे की। लोहा भी एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है और लोहे की कमी से क्या हो जाता है?
अरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है। और ये खून की कमी किस लक्षण के रूप में दिखती है? ये दिखती है हमें शारीरिक कमजोरी के रूप में। तो बच्चों, ये सभी अलग अलग विटामिन और खनिजों की हमने बात की कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन से खनिज की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो अभावजन्य रोग हम पढ़ चुके हैं। अब अगले भाग में बच्चों हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। हमारा दूसरा पाठ भोजन के घटक पूर्ण हो चुका है और अगले भाग में हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, तैयार रहिएगा अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।